नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल 1 के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस शुरू करने से पहले हम पीछे के जो पेपर हैं उनको एक बार कवर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में 2011 का जो पेपर है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। 2011 का मैथमेटिक्स का रीट लेवल 1 का पेपर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। तो देखिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। गला मेरा काफी खराब है इसलिए आवाज इससे ज्यादा नहीं निकल पा रही है। तो ये जो पीडीएफ है ये प्रोटेक्टेड पीडीएफ है, इसलिए इसके ऊपर काफी एरिया में मैं नहीं लिख पाऊंगी, तो जहां लिख पाऊंगी वहीं लिख करके मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोर्थ पार्ट है ये, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 है मैथमेटिक्स। कुल 30 प्रश्न है इस खंड में और सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि एक एक नंबर के प्रश्न है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित चार संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। हम जो भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके पढ़ेंगे, बिल्कुल समझते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए आरोही और अवरोही होता क्या है। देखिए, यदि कोई इंग्लिश मीडियम का है तो वो इंग्लिश वाला पेपर जो प्रश्न लिखा हुआ है उसको देख करके देख सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए, अगर हमको नहीं पता, मतलब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आरोही कौन सा होता है और अवरोही कौन सा होता है, और परीक्षा में वो प्रश्न को इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे गलत ना हो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आरोही देखिए इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए, आरोही में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है। इसमें कितने हैं? इसमें 4 है। तो देखिए, 3 कम है और 4 ज्यादा है। तो जब 3 अक्षरों वाला आए, कम वाला आए, तो कम से शुरू करके बढ़ते हुए जाना है, और 4 अक्षरों वाला आए तो 4 बड़ा है तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है। या तो यूं याद रख सकते हो, ठीक है। आरोही में 3 है तो 3 छोटा होता है तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है, और अवरोही में बड़े से छोटे की तरफ आना है। या तो यूं याद रख सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि हमारे सिलेबस में देखो पर्वतारोही करके एक पर्यावरण में एक टॉपिक है। तो पर्वतारोही का मतलब पर्वत पर चढ़ने वाला, और चढ़ता किधर है? ऊंचाई की तरफ। तो पर्वतारोहण, पर्वत प्लस आरोहण, तो आरोही मतलब चढ़ना, यानी कि नीचे से ऊपर जाना, यानी कि छोटे से बड़े तक पहुंचना, और इसका जस्ट अपोजिट अवरोही हो जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे का मतलब बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, ये दोनों में बिल्कुल जो डिफरेंस है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, ये है। अब अगर हमें इन चारों को अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी लिखनी है। देखो, सबसे पहले तो इनमें सभी में अंक समान है। सबसे पहली चीज है कि अंक अगर समान है तो हम आगे देखें। अगर अंक समान नहीं है तो सीधी सीधी बात है, जो ज्यादा अंकों की संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी और सबसे कम अंकों की संख्या सबसे छोटी होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, सभी में अंक समान है, फिर 4, 2, 0, 3, ये सब में कैसे हैं? बराबर है। तो यहाँ तक की संख्या से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आगे की ये जो 3 संख्याएं हैं, इन 3 अंक जो हैं, इन 3 अंकों को हमें देख करके पता करना है। देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 6 और यहाँ 7 है, तो सबसे बड़ी तो कौन सी हो जाएगी? 3 नंबर की। ठीक है, ये तो हो गई 3 नंबर की सबसे बड़ी। तो 3 इन दोनों में है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब 4 और 2 में से देखो कौन सी बड़ी है? 4 और 2 में से 4 में क्या है? 4 में 6 है और इसमें भी 6 है, लेकिन अगला अंक देखें तो यहाँ 7 है। इसका मतलब 7 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 4 आएगा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? हमको छोटी बड़ी संख्या देखनी, सबसे पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी तो 7 सबसे बड़ा था, इसलिए सबसे बड़ी तो ये होगी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा जो ये इसका ढाई वाला अंक है, उसमें अगर हम देखते हैं तो देखो, दो ऑप्शन है, एक में 4 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है। तो 4 वाले में तो है 7 और 2 वाले में है 5, तो सीधी सी बात है 7 बड़ा है तो यही बड़ी होगी। तो सेकंड नंबर पे ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92। 1 करोड़ बराबर है, 1 करोड़ बराबर है किसके बराबर है? 1 करोड़ 100 लाख के बराबर है, या 10 लाख 1000 लाख के बराबर है, या 10 लाख के बराबर है, या 100,000 के बराबर है? देखो, 1 करोड़ लिखो पहले तो। देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
10 लाख और ये करोड़। 1 करोड़ लिख दिया। अब हमें देखना है 100 लाख। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद ये लाख, ये कंप्लीट यहाँ ये लाख हुआ है तो कितना हो गया? 100 लाख हो गया। चलो और भी देखते हैं एक बार। फिर 100 लाख है तो 1,000 लाख तो है ही नहीं, क्योंकि 100 लाख ही आगे आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलो आगे देखते हैं। 1,000 लाख नहीं होगा। 10 लाख का होता। 10 लाख के बराबर तो भाई 1 करोड़ 10 लाख के बराबर कैसे हो सकता है? फिर ये है 100,000 के बराबर। अब हजार में अगर देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये कंप्लीट हो गया हजार, तो ये कंप्लीट हजार है। देखिए, जब मैं इसकी जो संख्याओं के मतलब सिलेबस जब करवाएंगे तो बहुत अच्छे से मैं आपको ये समझाऊंगी, बिल्कुल यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। किस तरीके से आपको इसको देखना है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 100 लाख। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा। संख्या है 5,09,04,988 को अंकों में लिखना है। देखो, 5,09,04,988। सबसे पहले तो 988 लिख दो। 988। उसके बाद हजार की संख्या आनी चाहिए। तो हजार में एक मतलब एक तो हजार होता है और एक 10,000 होता है। तो यहाँ पे कितने हजार है? ओनली 4,000 है, तो ये 4 आ गया। आगे लगा दिया जीरो। फिर हजार के बाद क्या आता है? लाख आता है। लाख में भी एक तो लाख होता है और एक 10 लाख होता है। तो लाख की जगह कितने हैं? 9 है। तो 9 लाख लिख दिए और आगे लगा दिया जीरो। उसके बाद करोड़ में क्या है? 5 है। तो ये हो गई। कहाँ पे है देखो, ढूंढो। 50, 90। 50, 90। ये नहीं है। 50, 90। 50, 90। 4988। ये यहाँ पे ये डी नंबर का जो ऑप्शन है, ये डी हो जाएगा। देखना, यह लिख नहीं पा रही हूँ मैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। एक गांव की कुल जनसंख्या है 78,692। उसमें से पुरुष हैं इतने और महिलाएं इतना, शेष बच्चे। तो बच्चों की संख्या बताओ। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लो। 7 और 2 9। 6 और 4 10। 1 और 6 7। 7 और 1 8। उसके बाद 8 और 9 17। 4 और 1 5। ये महिला और पुरुष हैं। टोटल कितने थे? कंप्लीट जनसंख्या थी 78,692। इसमें से घटा देंगे। 12 में से 9 गए 3, यहाँ बच गए 8। 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ बच गए 7। 7 में 7 गए 0 2। 20,883। तो ये पहला ही ऑप्शन आ जाएगा 20,883। ये 20,883। नेक्स्ट। शून्य में 60 का भाग देने पर, देखो इसको इस तरीके से करो। शून्य में 60 का भाग देने पर भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार। और शेष कितना बचेगा? 0। तो ये तो होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। अब देखो, भाज्य सबसे पहले 0, तो 0 इन दोनों में है, या तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। दूसरा पे नंबर पे क्या पूछा है? भाजक। तो भाजक है 60, दोनों में 60 है। फिर भागफल 0, दोनों में 0 है। शेषफल 0, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल इजी इजी प्रश्न है, आसानी से करने हैं। अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट प्रश्न है 96। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 15। देखिए, 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर के क्या बनता है? 1 रुपया बनता है। तो यहां से अगर हम देखें तो 4 तिया 12, यानी कि 3 रुपए। और 3 सिक्के 25 पैसे के और बच गए, तो 3 रुपए 75 पैसे। ये अमाउंट है हमारा। ये अमाउंट है 3 रुपए 75 पैसे। अब इन चारों में देखो 3 रुपए 75 पैसे कहाँ है? 1 रुपए के 3 सिक्के। प्रश्न पूछा है इसका मान किसके बराबर? तो 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपए हो गए। 50 पैसे का एक सिक्का तो 50 पैसे हो गए, और 25 पैसे का एक सिक्का तो 25, यानी कि 3 रुपए 75 पैसे हो गए। तो यही सही हो जाएगा फर्स्ट वाला, ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, 1 मिनट। का मान बराबर है। उपरोक्त 4 में से गलत कथन है। गलत कथन पूछा है, हाँ, ये गलतियां मत कर देना। तो पहला तो सही है, पहला तो सही है। दूसरा, 1 रुपए के 2 सिक्के तो 2 रुपए हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब कि 1 रुपया 50 पैसे, तो यानी कि 3 रुपए 50 पैसे हो गए। और 25 पैसे का एक सिक्का यानी कि 75 पैसे हो गए। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तीसरा, 1 रुपए के 3 सिक्के
और 25 पैसे के 3 सिक्के, ये भी 75 हो गए, ठीक है ये भी सही है। तो बच गया कौन सा, चौथा, तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा ये डी, उत्तर हो जाएगा डी। अब देखो क्यों, 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपए हो गए, और 25 पैसे के 2 सिक्के में तो केवल 50 पैसे ही बनते हैं ना, 75 पैसे तो बन ही नहीं रहे, जबकि हमारे तो प्रश्न में 75 पैसे हैं। चलो नेक्स्ट 97, भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पे देखिए आरोही पूछा है, आरोही मतलब छोटे से बड़ा। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न आए तो काफी सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा इजी तरीका हो सकता है, तो उस तरीके से करना है। सबसे पहले हम देखिए या क्या कर दें, सबके आगे जीरो लगा दें, जीरो 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 जीरो, ये हो गया 20/9, 9 दूनी 18, 2.2, 50/8, 8×6 = 48, .2, फिर 10/3 तो 3.3, फिर है 30/4, 7×4 = 28 पॉइंट कुछ। अब देखिए आरोही छोटे से बड़ा, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे 3.3 यानी कि ये आ जाएगा, 2 बटे ये आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे 6.2 यानी कि 5/8, ये पहला इस ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, 5 पेंसिलों का मूल्य है 3 और 2 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करना है। 5 का दिया हुआ है, पहले एक का निकाल लेंगे। देखो 3 को 4×3 = 12, 12×3 4×3 = 12, 12 और 3 15/4, ठीक है। 5 पेंसिलों का मूल्य, तो एक पेंसिल का निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 5, कितना हो जाएगा 3, 3/4 एक पेंसिल का। मूल्य पूछा 2 पेंसिलों को तो गुणा 2, कितना हो गया 3×2 = 6/4 यानी कि 3/2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 3/2, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 99, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, एक दो अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए एक जो होता है वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, यानी कि भाज्य भी नहीं होती है और अभाज्य संख्या भी नहीं होती। भाज्य का मतलब कंपोजिट, अभाज्य का मतलब प्राइम, तो ना तो प्राइम होती है ना ही इम्प्राइम, ना ही कंपोजिट होती है। तो एक प्राइम नहीं है, ये कथन सही है, क्योंकि एक भाज्य बता रहा है यहाँ पे, ये गलत है। एक संयुक्त बता रहा है, ये भी गलत है। दो अभाज्य नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है 720 के अभाज्य गुणनखंड। 720 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। 720 दो से करेंगे 36×2 = 72, फिर दो से करेंगे 18×2 = 36, फिर दो से करेंगे 90, फिर दो से करेंगे 45, फिर तीन से करेंगे 15, फिर तीन से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तीन की कितनी बार, चार, 4 बार तो आया 2, और 2 बार 3, और 1 बार 5, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 101, संख्या 425 और 476 का मैसेप ज्ञात कीजिए। मैसेप मतलब एलसीएम, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का फैक्टर होना चाहिए। देखिए 4 की बात करें, यहाँ ऑप्शन से चेक कर लो, बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो 4 की बात करें तो 4 का भाग इसमें नहीं जाता, तो ये फैक्टर नहीं हो सकता। फिर 5 की बात करें तो 5 का भाग इसमें नहीं जाता, तो ये फैक्टर नहीं हो सकता। अब बच गया क्या, 17 और 51। दो 17 और क्या बच गया, 51 बच गया, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो 17×3 = 51, मतलब 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है ये, 17 और 3, तो
देख लेते हैं, अगर 3 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 51 होगा, और नहीं हो रहे हैं तो 17 होगा। ये हो गया 6, 9 और 2 11, 3 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन आ जाएगा सी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से निकाल करके 425 और 476 ऐसे रख करके भी देख सकते हैं। लेकिन ये किस तरीके से ऑप्शन से चेक करना है, ये जब मैं आपको सिलेबस करवाऊंगी उसमें अच्छे से बताऊंगी, आप उसमें आराम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है संख्या 90, 60, 75 और 35 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करना है क्या, एलसीएम 90, 60, 75 और 35, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए, एलसीएम में ये जो चारों संख्याएं हैं, इन चारों संख्याओं का भाग इनमें दे के देख लो, इन सब में भाग जाना चाहिए चारों का। जिसमें भी भाग जाता है वही क्या हो जाएगी, इसके आंसर हो जाएगा। अगर भाग देने में टाइम ज्यादा लगे तो चारों को लिख करके कर सकते हैं, 75 और 35। सबसे पहले 2 से कर दें, ये हो गया 45, ये हो गया 30, ये 75 ही रहेगा और ये 35 ही रहेगा। अब कर लेते हैं सीधा 5 से, 9 पंजू 45, 6 पंजू 30 और ये हो गया 15, 5 75, 15 और ये 7 पंजू 35। फिर 3 से चला जाएगा इन सब में, 3, 2, 5 और ये 7। अभी इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 100, और ये 3 3 9 और 9 7 63, 63 गुणा 100, ये आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी 6300। क्या उत्तर आ जाएगा इसका, 6300। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। क्या बीमारी हो रही है, वापस क्यों जा रहे हैं। अब देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे काम करके कितने दिन में करेगा। देखो यहाँ पे ये व्युत्क्रमानुपाती का प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। 5 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं तो 3 दिन में करते हैं। एक व्यक्ति पूछा है तो एक व्यक्ति अगर करेगा तो ज्यादा दिन में करेगा, 8 घंटे काम करेगा एक व्यक्ति तो ज्यादा दिन में करेगा। कितने दिन में, जितना 5 कर रहे थे उस 5 से गुणा करके, तो यानी कि 5 गुणा 15 दिन में करेगा। अब कह रहे हैं कि 4 घंटे ही काम कर रहा है वो, अगर वो एक ही घंटे करे तो और ज्यादा दिन लगेंगे, यानी कि 8, और अगर वो 4 घंटे करता है तो बटे 4, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10 या 30, यानी कि 30 दिन लगेंगे उसको। एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करेगा तो कितने दिन में करेगा वो, 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 है। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त कितने अंक हैं। तो 3 विषय में 48 का मतलब हर एक विषय में 48 आए, तो गुणा 3 कर दें इसको, 8 तिया 24, 3 चौक 12 और 144, 3 विषय के मिला के 144 है, तो चौथे कितने बच गए, 200 में से 144 घटा दो, ये बच गया 6 और इधर बच गया 5, 100 मात्र 56। ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पे, 156 नहीं, ये कितना आ जाएगा, 56। आंसर आ जाएगा इसका 56, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची, तो वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी। देखिए, सीपी से एसपी चलते हैं तो डायरेक्ट चलते हैं, और अगर एसपी से सीपी उल्टा आते हैं तो उल्टा काम करते हैं। देखिए, उल्टा आ रहे हैं तो उल्टा का मतलब लाभ हो रहा है, तो लाभ का मतलब अगर 100 रुपए की वस्तु है तो 110 में बेची जाएगी, तो 110 नीचे, 110 नीचे और 100 ऊपर, 100 और बटे 110। अगर विक्रय मूल्य निकालना होता तो 110 बटे 100 करते। अब यहाँ से अगर हम काटे तो ये कट जाएगा, 11 से अगर काटे तो 11 8 88 और 11 पंजे 55, 85 गुणा 10, 850। ऑप्शन आ जाएगा बी, 850 रुपए में वो खरीदी होती। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, 3 साल बाद इतने रुपए वापस करता है तो उसे कितने रुपए उधार लिया। 3 साल बाद 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, तो 3 साल बाद 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया तो कितने रुपए उधार लिया। 3 साल बाद 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया तो कितने रुपए उधार लिया।
वापस करता है, यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है 15% वार्षिक ब्याज और 3 वर्ष दिया हुआ है। तो मिश्र धन दिया हुआ है, इसका मतलब मूलधन यदि मान लो x है तो x प्लस ब्याज बराबर है ये। तो x प्लस ब्याज कितना होगा? ब्याज होता है मूलधन गुणा दर 15%, समय 3 वर्ष और बटे 100, ये हो गया ब्याज। और इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा? 7250। अब यहाँ पे अगर x कॉमन निकाल ले, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो 15 से अगर हम इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर लेंगे। x कॉमन निकालेंगे तो ये 1 प्लस बचेगा, और 1 प्लस करेंगे तो इधर ये 15 45, और 1 प्लस करेंगे तो 145 हो जाएगा। 145 बटे 100 बराबर 7250। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा गुणा 100 और बटे 145। और अगर यहाँ से हम इसको काटें तो ये कट जाएगा कितनी बार? ये देखिए 5 से अगर करें तो 5 5 25, 2 5 2 24 और 2 22, 2 5 और 2 7। हाँ, तो ये 5 से कट गया, ये 5 1 2 3 0, यानी कि 5000। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 5000। नेक्स्ट 107 नंबर प्रश्न। 500 रुपए का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। 6 माही दर का मतलब होता है साल में 2 बार। साल में 2 बार जब 6 माही होती है तो दर जो है वो आधी हो जाती है। तो देखिए आधी हो गई, तो यानी कि 4%। तो 500 रुपए का 6 माह का मतलब 1 वर्ष हो गया। अगर समय के हिसाब से देखें तो समय दुगना हो जाता है, तो 1 वर्ष हो गया। दर आधी हो जाती तो 4 हो गई, और बटे 100। तो ये कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, तो 20 रुपए। ब्याज कितना हो जाएगा? 20 रुपए। इसको भी डिटेल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक्स जो है वो 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से वाई को बेचता है। वाई उस वस्तु को 10% के लाभ से जेड को बेचता है। तो बताओ जेड ने उस वाई ने उस किस मूल्य पर जेड को बेची, यानी कि जेड का क्रय मूल्य निकालना है। देखो एक्स 100 रुपए की कोई वस्तु थी, एक्स के पास थी, फिर वो वाई के पास गई और फिर वो जेड के पास गई। 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि के साथ, यानी कि विक्रय मूल्य निकालने पड़ेगा हमको। तो भाई 100 रुपए की वस्तु है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो सीधा सीधा चलेंगे। 10% की हानि है तो मतलब कि 90/100। फिर ये वाई का क्रय मूल्य आ गया। अब वाई बेचता है तो वाई का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10% लाभ से बेच रहा है तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो 110/100। अब वाई ने उसको किस मूल्य पर बेचा, यानी कि वाई का विक्रय मूल्य पूछा है, तो बस यही चीज पूछी है। तो 100 से तो 100 कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11×9 = 99, तो 99 रुपए ने उसमें 99, यानी कि 20 का ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समतल है? समतल कागज है कि गिलास है कि बेलन है कि गेंद है? देखो कागज समतल है, गिलास तो 3D होता है, इस तरीके की आकृति होती है गिलास। गेंद जो है वो गोलाकार होती है, और ये बेलन तो बेलन जैसा होता ही है। तो ये 3D है, ये दोनों 2D है, तो ये समतल आकृति है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है 110। निम्न में से कौन असत्य कथन है? असत्य कथन बताना है, गलत बताना है। किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कौन कहते हैं? देखिए ये एक बिंदु है, इससे निकलने वाली एक किरण और ये दूसरी किरण, और ये बन गया कौन? बिल्कुल सही बात है। किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। रेखाखंड होते हैं इस तरीके, जिसके दोनों सिरे अंतिम पॉइंट हो, तो ये त्रिभुज होता है। बिल्कुल सही बात है। किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। रेखाएं होती हैं जिनके दोनों सिरों पर तीर होते हैं। तो अगर हम इस तरीके से बताएं तो ये इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये त्रिभुज बता रहा है। तो जबकि त्रिभुज तो ये होता है। आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। बिल्कुल सही बात है। आयत की आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया ऑप्शन सी। 111 नंबर प्रश्न। किसी वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन पूछा है। समस्त कोण सदैव न्यून। किसी त्रिभुज के लिए देखो, कोई भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण में तीनों कोण न्यून होते हैं। समकोण में एक कोण समकोण होता है, और अधिक कोण में एक कोण अधिक कोण होता है। अब देखो तीनों इस न्यून कोण होते हैं, ये बात है। दूसरे में एक समकोण होता है तो बाकी 2 न्यून कोण होंगे,
इसमें एक अधिक होता है तो बाकी दो न्यून कोण होंगे। अब देखो, सदैव त्रिभुज में समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं? सदैव नहीं होते, इन दोनों में नहीं होते, तो ये गलत है। एक कोण सदैव समकोण होता है, एक कोण सदैव केवल समकोण त्रिभुज में होता है, तो ये भी गलत है। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, ये अधिक कोण में ही होता है, बाकी में नहीं होता, ये भी गलत है। तो एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये बिल्कुल सही है। एक नहीं, बाकी दो कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। नेक्स्ट, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज है? चित्र में त्रिभुज पूछे, देखो ये कंप्लीट डायग्राम है। एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया, दूसरा ये छोटा वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, और पांचवा यहां से लेकर के ये वाला। यानी कि एक तो कंप्लीट, एक ये ऊपर ऊपर का, एक ये नीचे का, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, और एक ये ऊपर का यहां से यहां तक का, पांचवा। तो कितने हैं? पांच है। नेक्स्ट, वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग होता है, तो वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। वर्ग हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके अंतः कोणों का योग हमेशा 360 होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 114 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है। एक जो वर्ग होता है वो एक आयत हो सकता है, होता है, ये बिल्कुल सही बात है, सही है। आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है, गलत। आयत में वो क्वालिटी नहीं होती जो एक वर्ग में होती है। वर्ग की क्वालिटी होती है कि उसके अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जबकि आयत में ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये चीज गलत है। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है। देखिए, किरण होती है एक बिंदु, एक उसका प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु उसका नहीं होता है, तो ये तो किरण होती है। जबकि रेखाखंड में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों होते हैं, तो ये किरण एक रेखाखंड नहीं हो सकती, ये भी गलत है। रिजु और समतल कोण की माप हमेशा 180 होती है, जबकि यहाँ कह रखा है कि 90 डिग्री, तो ये भी गलत है। तो सत्य कौन सा हुआ? पहले वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। यदि 75,000 मीटर, एक लड़की 75,000 मीटर दौड़ चुकी है, तो वह कितने चक्कर लगाई? और सेंटीमीटर है, देखें, देखना यहाँ पे सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, और 3 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 750। यानी कि एक चक्कर में 250, तो 3 चक्कर में हो जाएगा 750। तो उसने कितने चक्कर लगाए? 3 चक्कर। देखिए, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है। अब कह रहा है कि 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 3000 हो गया। 3000, तो वह कितने चक्कर लगाई? और 3 किलोमीटर की दूरी दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? कितने और लगाने पड़ेंगे? तो टोटल कितने लगाने पड़ेंगे? टोटल लगाने पड़ेंगे, देखो, 0, 25 एकम 25, 25 दूनी 25 एकम 25, और 25 दूनी 50। यानी कि टोटल 12 चक्कर लगाने पड़ेंगे 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। लेकिन 3 चक्कर वो पहले से लगा चुकी है, तो 12 में से 3 घटाए तो कितने बच गए? 9। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 चक्कर उसको और लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 12 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन का मतलब होता है 10 टन, 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल, 8 क्विंटल है, में से 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम। 8 क्विंटल है, यहाँ पे 50 किलोग्राम है। देखना, क्विंटल को पहले किलोग्राम में बदले तो ये हो जाएगा 800, 800 किलोग्राम, और 800 किलोग्राम में से अगर हम घटाएं तो बचेगा 750 किलोग्राम। और 8 मीट्रिक टन में से 12 मीट्रिक टन में से 8 मीट्रिक टन घटाएंगे तो बचेगा 4 मीट्रिक टन। अब यहाँ पे ऑप्शन में है 4 मीट्रिक टन दो जगह, एक तो बी नंबर पे और एक सी नंबर पे। अब कौन सा सही होगा, देखो। अब यहां से अगर हम देखें तो 700 किलो का मतलब हो गया 7 क्विंटल, तो 7 क्विंटल और 50 किलो, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा बी। 4 मीट्रिक टन, 7 क्विंटल और 50 किलो। 117 नंबर प्रश्न, एक टंकी में 400 लीटर पानी है, जिसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी की क्षमता, शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाए, तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता क्या होगी? कितना लीटर पानी है? 400। 400 में से 400 लीटर है और 000 मिलीलीटर है। इसको अगर हम घटाएंगे 500, ये हो गया 12, तो यहाँ से तो बच जाएगा 500,
और ये 399 में से घटाएंगे तो ये बचेगा 7, 8 और 3। ये इतने लीटर पानी बच जाएगा। इसको 25 डब्बों में भरना है तो डिवाइडेड बाई 25। 25 से कम 25, तो यहाँ से बचेगा 13। 13 और 7 137, और ये हो जाएगा 25 8 200, 25 छक्का 150, 25 पंजो 125, तो 25 पंजो 125। यहाँ से बचा था हमारा 137, 137 में से 25 घटाए तो बच गए 12, 125, तो 25 पंजो 125, और ये 0, यानी कि 15.500 लीटर क्षमता है उसकी डब्बे की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घड़ी की बड़ी सुई को किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है, गलत कौन से। ये घड़ी है, ये 12 से मान लो 1 पर पहुंच रही है, तो कितने मिनट लगाएगी बड़ी वाली सुई, मात्र 5 मिनट लगाएगी। तो 5 मिनट की बात कर रही है, तो किसके बराबर है ये समय, कौन सा गलत है, तो 5 मिनट सही है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 300 सेकंड होते हैं, ये भी सही है। 1/12 घंटा, देखिए 1/12 घंटा, 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो 1 मिनट में हो जाएंगे 1/60, और 5 मिनट में हो जाएगी 5/12, यानी कि 1/12 घंटा, ये भी सही। तो 1 घंटा गलत है, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है, तो इसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाने के लिए घास में लगने वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से ये 60 है और ये 40, इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा घास लगानी है। इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ये इस घास का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए 60 तो ये हो गया और 5 ये हो गया, तो 6×5 = 30, 300 इसका आ गया और 300 ही इसका आ गया। इधर अगर हम बात करें तो 5 और 5 10 और 40 50, तो 50 तो हो गई लंबाई और 5 हो गई चौड़ाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250, और 250 ही इधर का, यानी कि 250 और 250 कितना हो गया 500, 500 और 300 800 और 300 1100, तो उत्तर हो जाएगा 1100। नेक्स्ट, एक आयताकार चित्र के फ्रेम एक्स की लंबाई 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है, ये तो 90 है और ये 70 है। एक वर्गाकार फ्रेम वाई की भुजा, एक वर्ग है जिसकी भुजा है 80 सेंटीमीटर, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए एक्स का परिमाप, अच्छा परिमाप देखना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे काफी चीजें तो पहले हट जाएंगी। देखिए यहाँ पे एक्स का परिमाप इतने वर्ग सेंटीमीटर, इकाई गलत है, ये भी वर्ग सेंटीमीटर इकाई गलत है, ये भी वर्ग सेंटीमीटर इकाई गलत है, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा ऑप्शन सही। दोनों फ्रेम एक्स तथा वाई का परिमाप 320 सेंटीमीटर के बराबर है। देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 दूनी 18, 180 और 7 दूनी 14, कितने हो गए 0 2 3, 320 सेंटीमीटर सही है। इधर करें तो 8 चौक 32, 320 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। बिल्कुल देखने से पता चल रहा है वर्ग सेंटीमीटर परिमाप की इकाई नहीं होती, तो ये तीनों ही वर्ग सेंटीमीटर, तो ये तीनों गलत हो गए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो ये हो गया हमारा गणित का पेपर 2011 का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपने वैसे पहले भी पढ़ लिया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया। इसके अलावा अगर आपको कुछ बताना हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।